प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने अर्लियर क्लास में बताया था, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जो हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ेंगे उसको एक सीरीज में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपका मैंने क्लियर कराया था। मतलब आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के रिगार्डिंग, वो सारा मैंने क्लियर करा दिया था। तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाइए उसको देखिए, ताकि जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो सके और आप आगे इसको और अच्छे से समझ सके। ठीक है बेटा, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर अनबैलेंस्ड होता है तो उसको फिर बैलेंस भी करना पड़ता है। हम कैसे बैलेंस करते हैं, वो बैलेंसिंग का क्या प्रोसेस है, ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? तो वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें हम क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कौन से नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के जो रिएक्टेंट साइड में होते हैं और प्रोडक्ट साइड में होते हैं, अगर वो इक्वल होते हैं, यानी अगर आप नंबर ऑफ एटम क्या देखते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके मैम, ये तो हम जानते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो इसमें कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट है, जो पहले रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में क्या है बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स की। तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये यस मैम। यहाँ ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 2 है। अब यहाँ पे आ जाते प्रोडक्ट में, यहाँ कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2। तो क्या हो रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि अगर हमने क्या किया, जिंक को H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया तो ये हमें क्या देता है, ZnSO4 प्लस H2। ओके मैम, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन सा है आप बताइए। जिंक एलिमेंट है तो हमने जिंक लिया, हाइड्रोजन है तो हमने हाइड्रोजन लिया, सल्फर है तो हमने सल्फर लिया, और ऑक्सीजन है तो हमने ऑक्सीजन लिया। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, जो रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। तो पहले रिएक्टेंट जिंक की बात करते हैं, तो जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है बेटा, 1, और प्रोडक्ट साइड में जिंक कितना है, 1। तो ये 1 1, यानी कि ये तो बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में जितना जिंक है उतना ही प्रोडक्ट साइड में जिंक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, H2 गैस रिलीज हो रहा है, तो यहाँ भी 2 है। चलो ठीक है, ये भी हमारा बैलेंस है। अब बात करते हैं बेटा सल्फर की, तो सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1, और ये आपका प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1, यानी 1 और 1, ये भी बैलेंस है हमारा। अब है हमारा ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में 4 और आपका प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, जो जब जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। और कौन सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या देती है, ZnSO4 प्लस H2। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता है। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या करते हैं बेटा, अगर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तो सबसे पहले तो देखिए कि अनबैलेंस्ड होता क्या है। तो अगर हम अनबैलेंस्ड किसको कहेंगे बेटा, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ वन और मोर एलिमेंट, या तो एक का भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी एलिमेंट का जो है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल ना हो, यानी कि अनइक्वल होगा। यानी कि अगर इसका पूछेगा व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या कहेंगे, an unequal number of atoms of one or more elements in reactants and products is called unbalanced chemical equation। सिंपल सी बात है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि बेटा ये अनबैलेंस्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हुआ और वाटर आपका प्रोडक्ट हुआ। यहाँ तक तो मैम हम जानते हैं, आपने पहले ही क्लास में बता दिया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है क्या आपका प्रोडक्ट साइड में है, तो यानी कि अगर हम H2 प्लस O2 और H2O की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या आपको दिख रहा है, कौन कौन से एटम आपको दिख रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन एलिमेंट दिख रहे हैं मैम, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ भी 2 है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में 2-2 है, तो यानी कि हाइड्रोजन आपका बैलेंस है। लेकिन क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करें, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, H2O2 ऐसे लिख सकते हैं कि H2O2 लिख दिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नहीं बेटा, ये मिस्टेक कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक। इस मिस्टेक का मतलब बताओ तो इस मिस्टेक को कोई माफ नहीं करेगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर का हमेशा फॉर्मूला H2O होता है, तो वो H2O ही रहेगा, H2O2 नहीं होगा। तो H2O2 तो आप कभी गलती से भी नहीं लिख रहा, तो फिर बैलेंस कैसे करें मैम, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे। अब ये इस ऑक्सीजन की नंबर जो होगी 2 हो गई। ओके मैम, तो अब क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो 2 यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन भी तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से जब मल्टीपल ऑक्सीजन हुआ है तो हाइड्रोजन भी होगा। कैसे, जैसे आप मैथ्स का इक्वेशन पढ़ते बेटा, अगर मैथ्स में आप 2 × x + 2 करें तो क्या हमारा होता है 2x + 4, यानी x से भी मल्टीपल 2 से भी मल्टीपल। जस्ट वैसे ही जब आप 2 को यहाँ पे डालते हैं तो यानी कि ये हाइड्रोजन से भी मल्टीपल है और ऑक्सीजन से भी है, तो अब हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, यानी कि आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा, जब आपको इसको भी 2 से मल्टीपल करोगे। यानी कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा कि H2 + O2, लेकिन ये कितना H2, 2H2 + O2 क्या हो जाएगा 2H2O। क्या अब बैलेंस हुआ, अब आप दोनों को देख लीजिए क्या बैलेंस हुआ, तो हाँ मैम हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। कैसे, तो आप उसका नंबर ऑफ जो एटम्स है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में उसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करके। मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, तो टोटल में होगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला चेंज करेंगे, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या कह रहा है कि जो ये Fe है ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ये जो आयरन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, Fe3O4 और H2 बनाता है। क्या ये मैम, ये आपका, अगर इस केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, पहले इसको हम इरेज कर लेते तब आपको अच्छे से दिखेगा कि क्या कह रहा है। दूसरे केमिकल इक्वेशन में, दूसरे केमिकल इक्वेशन में कह रहा है कि जो आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, ये ना आपके 10th बोर्ड में मुझे लगता है 1 या 2 साल पहले पूछा हुआ है कि ये जो आपका Fe है ये और H2O ये रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो H2O है अगर ये लिक्विड कंडीशन में रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये स्टीम के साथ रिएक्शन होता है। यहाँ पे वाटर का रिएक्शन किसके साथ होता है बेटा, Fe का रिएक्शन होता है स्टीम के साथ, ठीक है। तो ये बनाता है Fe3O4 और H2। क्या ये बैलेंस है, तो यहाँ पे Fe ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यानी बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। लेकिन इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते थे, तो इसके लिए हमारा स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल से देखते हैं, एकदम पहले सिंपल एग्जांपल से देखते हैं।
फर्स्ट स्टेप होता है हमारा बेटा कि कोई भी जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को आपको मतलब जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। केमिकल रिएक्शन को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखिए। तो केमिकल रिएक्शन में आपको बोला गया है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2O। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसका क्या किया बेटा, बना लिया इक्वेशन। तो H2 और इक्वेशन बनाते हैं कि जो उसके सिंबल है और जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और ये मिल रहा है बना रहा है H2O। नाउ अब क्या देखते हैं बेटा हम कि हाइड्रोजन का कितना एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है रिएक्टेंट साइड में, और कितना हाइड्रोजन का एटम है प्रोडक्ट साइड में और ऑक्सीजन का एटम है प्रोडक्ट साइड में। इसको देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 यहाँ है, हाइड्रोजन का 2 यहाँ है, तो यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखें तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 ही है। अब 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना क्या करना होता है बेटा, 2 से मल्टीपल करना होता है। तो यहाँ पे 2 से जब हम मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। तो यानी 2H2O, H2 + O2 2H2O होता है। समझ गए? आसान है, कुछ नहीं करना है। हमें पहले देखना है कि क्या मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका बैलेंस्ड है कि नहीं है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको और ज़्यादा जो है आपका कन्फ्यूजन अगर कुछ है तो दूर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि ये जो CH4 है, यानी कि जो मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ में हीट भी बनाता है। लेकिन आपको हीट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ एटम किसका किसका है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब यहाँ से स्टार्ट करते। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया क्योंकि हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा है, तो इक्वेशन तो हमारा लिखा है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम किसी एक को जो है इक्वल करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा देखते क्या है, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप में हम करते हैं CH4 + O2, ये हमारा आएगा CO2 + 2H2O। ओके मैम। अब तो कार्बन 1 अगर देखें यहाँ पे तो कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4। लेकिन बेटा ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 × ये 1 2 होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 2 ही है। इस 2 को 4 कैसे बनाएंगे, तो 2 से मल्टीपल करके। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या आएगा बेटा, CH4 + 2O2। अब हो जाएगा ये आपको CO2 + 2H2O। क्या ये बैलेंस हुआ? बिल्कुल हो गया। अब आप इसको नंबर देख सकते हैं कि कितना कितना नंबर है दोनों साइड में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस हुआ। कार्बन का नंबर देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है। हाइड्रोजन का नंबर देखिए 4, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन का नंबर देखिए यहाँ 4, यहाँ 2 + ये 2 मिलकर के 4 बना रहा है। तो आपका ये बैलेंस हो गया। कितना आसान है बैलेंस करना, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को आपको देखते जाना है और आपको बैलेंस करते जाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था बेटा कि जब आयरन यानी कि Fe का रिएक्शन किसके साथ होता है, स्टीम के साथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते सकते हैं। एक तो आपको सिंपल सा बैलेंसिंग करने के लिए दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपका लिखा हुआ है स्टीम। और अगर ये आपका दिया रहे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, FeS + H2OL और इसको बना दे Fe3O4 + H2, और आपको पूछेगा क्या ये जो रिएक्शन है ये सही है, ये रिएक्शन राइट है या रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे ये रिएक्शन क्या है, राइट और रॉन्ग। तो आप बोलेंगे ये रिएक्शन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे जब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा वाटर, तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन यहाँ पे रिएक्ट करके Fe3O4 नहीं बनाएगा, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो ये किसके फॉर्म में, जब स्टीम के फॉर्म में होता है तब ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर लिक्विड L दे देगा तो आप कहिएगा कि ये इक्वेशन गलत है। तो ये 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये इसको ध्यान से समझिएगा कि आयरन स्टीम से रिएक्ट करके आयरन 2 3 बनाता है, आयरन 2 3 ऑक्साइड बनाता है। ओके,
तो ये चीज़ तो हो गया कि मैंने आपको एक्स्ट्रा इसीलिए बता दिया कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये गलत है। अब लेकिन यहाँ पे हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं, तो बैलेंसिंग में हमारा क्या कह रहा है कि जो ये आयरन है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ, लेकिन फॉर्मूला तो वही होगा, यानी कि Fe जो है रिएक्ट कर रहा है H2O इसके फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, ये बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब हमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया कि जितना जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जो आपका केमिकल रिएक्शन दे दिया है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिए। मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है बेटा कि देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फेरस का यानी कि आयरन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो ये हमें दिख रहा है कि 1 है। तो क्या ये प्रोडक्ट साइड में भी 1 है? नहीं, यहाँ पे 3 है मैम। तो ये तो पहले ही ये हो गया, यहाँ पे 3 है। लेकिन ऑक्सीजन देखते, फिर दूसरा भी चीज देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन एक के बैलेंस होने से तो नहीं होगा, हमें सबको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए कि इसको 3Fe बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, H2O करते हैं, और यहाँ पे हम Fe3O4 प्लस H2 करते हैं बेटा। तो यहाँ पे 3Fe और Fe3 ये तो 3 हो गया। अगर हम देखें कि हाइड्रोजन का ये H2 ये H2 हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे तो 1 ही है, यानी कि यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन में आते हैं, हम लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, हमारा क्या बनेगा बेटा, Fe3O4 प्लस यहाँ पे H2। ओके, ये तो हमारा हो गया। तो अब मैम ये मेरा हमारा Fe3 भी यहाँ पे Fe3 भी है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 8 हो गया। अगर हाइड्रोजन का नंबर देखें तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ तो हाइड्रोजन 2 ही है। तो 2 को 8 बनाने के लिए तो सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ स्टेप में आप आ जाइए। फोर्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा बेटा, 3Fe प्लस 4H2O, ये हमारा देगा Fe3O4 प्लस कितना है, कितना 8, 4 2 जा 8, यानी कि 4H2। ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। किसका, जब आयरन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ और बनाता है आयरन 2,3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। समझ गए बेटा बात को कि कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। जब आपका केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर एक एक करके हम क्या करते जाएंगे, उसको बैलेंस करते जाएंगे। एक एक मतलब एलिमेंट को उठाएंगे और उसको बैलेंस करते जाएंगे। तो हो सकता है एक का असर दूसरे पे पड़ेगा, तो फिर उस दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग होता है। समझ में आ रहा है ना कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो अब समझ गए आप कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाना ही क्या कहलाता है बेटा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाता है। मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज द प्रोसेस इन विच अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टर्न टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में परिवर्तित करना, उसको ट्रांसफर कराना ही क्या कहलाता है बेटा, कि ये केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग कहलाता है। ओके, नाउ अब बात करें कि ये तो हो गया कि बैलेंस और अनबैलेंस बना लिए मैम, अनबैलेंस को सॉरी बैलेंस अनबैलेंस नहीं, अनबैलेंस को बैलेंस बना लिए। लेकिन जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं बेटा तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे मैम, तो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जो उसका स्टेट होता है उसको लिखते हैं। यानी कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और मैंने आपको बताया था एक्वस स्टेट भी लेते हैं। एक्वस स्टेट अगर होता है यानी कि वो अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो एक्वस स्टेट कहलाता है। मतलब सॉल्यूशन में वो घुला हुआ है कोई भी चीज़, तो आपको क्या होगा, एक्वस स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हाइड्रेटेड है तो वो आपको एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। फिर है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज, हीट चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है तो उसको भी इंडिकेट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में हो रहा है, मतलब कितना उसको हीट चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, कितना सनलाइट भी चाहिए, कि क्या चाहिए, क्या क्या उस एक केमिकल इक्वेशन को होने के लिए जरूरी है।
और एक चीज क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को जब हम दिखाते हैं कि ये आपका क्या कंडीशन है, तो उसमें आप दिखाते हैं कैटलिस्ट को, वो हम एक एक करके देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि बेटा क्या है ये चीज। चलिए, तो हमने कहा कि बैलेंस मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज, हीट चेंज को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा कि जो आप एक मिनट पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करें अगर बेटा, तो फिजिकल स्टेट में भी हम दिखाते हैं कि कैसे आप इसको दिखाइएगा। मान लीजिए हमने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है और बनाता है CO2, समझ रहे बात को, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है। अब इसमें हमें क्या देखना है कि कार्बन का कौन सा, ये आपका स्टेज फिजिकल स्टेट है, तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन आपका क्या हो जाता है गैस स्टेट में C+O2 गैस स्टेट में, और CO2 क्या होता है आपका गैस स्टेट। तो ये जब आप दिखाते हैं, एक तो ये बैलेंस है, कार्बन यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हो गया। साथ में क्या हमारा दिख रहा है बेटा, ये आपका सॉलिड है, ये आपका गैसियस है, ये CO2 आपका गैसियस स्टेट है, ठीक है ना। हम आते हैं कि मान लीजिए कि आपको और लेते हैं जैसे जिंक Zn प्लस H2SO4, मतलब जब हम जिंक को क्या कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 बनता है और H2 बनता है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल स्टेट आप देखिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड, H2SO4 मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है बेटा एक्वस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि पहले ही बताया था ये डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट होगा तो ये क्या होगा, ये वाटर में घुला हुआ होगा, और वाटर में जब ये है सॉल्यूशन के फॉर्म में है H2SO4 तो ये एक्वस होगा। अब ये ZnSO4 जो बनेगा ये भी आपको एक्वस बनेगा और H2 तो आपको गैस है, तो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं बेटा, यानी कि Zn सॉलिड प्लस H2SO4 ये हमारा एक्वस, ये क्या दे रहा है आपको, ये जो दे रहा है ZnSO4 ये भी हमारा एक्वस और आपको H2 गैस के फॉर्म में। ये आपका हो गया मोर इन्फॉर्मेटिव, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, इसको ये भी बता रहे हैं कि ये रिएक्शन तो हो रहा है और यहाँ पे जो रिएक्शन है उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, उसका बैलेंसिंग, यानी कि Zn प्लस 4H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ये सब बैलेंस है, जिंक 1 सल्फर 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 Zn प्लस 4H2SO4 तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, क्योंकि और ये पे हाइड्रोजन भी 4H2। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद इसको क्या करेंगे बेटा, जो आपका सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, उस स्टेट को आप दिखाएंगे। तो बैलेंसिंग तो मैंने सिखा दिया, इस बैलेंसिंग करने के साथ आप उसका क्या दे देंगे, फिजिकल स्टेट दे देंगे। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कि मैंने क्या क्या Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस 4H2O, Fe सॉलिड H2O गैस और Fe3O4 क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे एक्वस लिखेंगे, और ये H2 आपका गैसियस फॉर्म में होता है तो यहाँ पे G लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन को आप वो लिख सकते हैं, जो आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगा, उसके साथ उसके आपका फिजिकल स्टेट को भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे फिर भी ये भी तो बैलेंस नहीं है, इसको पहले बैलेंस करेंगे, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे 3 फेरस मतलब 3 आयरन 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। इस बैलेंसिंग के साथ क्या होगा बेटा, यानी कि आप इसको कैसे लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O, ये आपका क्या होता है सॉलिड स्टेट, H2O आपको मैंने बोला था ये स्टीम के स्टेज में होता है, तो ये गैस के स्टेज देंगे आप। H2O यहाँ लिक्विड स्टेट में नहीं, कभी भी नहीं करेगा, गैसेस स्टेट में। मैंने आपको तभी बताया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट बार बार आएगा, आपको इसको स्टार मार्क लगा ही लीजिएगा आप। 4H2O यहाँ पे G दीजिएगा साइन, अगर ये L रहेगा तो ये इक्वेशन गलत है, अगर यहाँ पे L दे देंगे तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, तो L नहीं देना है आपको, क्या करना है बेटा, G देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से इसको दे देती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, यहाँ पे ये गैसियस स्टेट है, ये तो सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट है, और यहाँ पे क्या बना रहा है ये बेटा, Fe3O4 बना रहा है, तो Fe3O4 आपका कौन सा स्टेट हो जाएगा, Fe3O4 आपका एक्वस स्टेट में, क्योंकि ये वाटर के साथ बना रहा है, साथ में आपका क्या हो जाएगा H2O, ये आप सॉरी 4 एक मिनट कैसे मैं गलत कर देती हूँ बच्चों, यहाँ पे H2O नहीं होगा बल्कि क्या होगा
प्लस H2 होगा, प्लस 4H2, ये गैस के फॉर्म में होगा। आप देख रहे हैं ना, ये जो एरो बता रहा है ना, एरो यही बता रहा है कि ये गैसेस फॉर्म में, तभी तो गैस इवॉल्व होता है। कौन सा ऊपर जाएगा? जो आपका क्या होगा, जो गैस होता है, तो गैस क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे जो एरो होता है उसका काम ही होता है ये बताना कि ये गैसेस फॉर्म में है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए? यानी कि हमें क्या होता है, फिजिकल स्टेट को दिखाना होता है। फिजिकल स्टेट दिखाना मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया कि आप इसको और इन्फॉर्मेशन बना रहे हो। मतलब आप तो एक उसको क्या कर रहे हो कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर रहे हो, और बैलेंसिंग करने के बाद उसको क्या कर रहे हो, उसको मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में ये रिएक्ट कर रहा है, तभी वो आपका रिएक्शन जो है वो मोर इन्फॉर्मेटिव आता है। अगर आप नहीं भी देते हो तो गलत नहीं होता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ऐसे ही लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो, ठीक है, तो भी ठीक है, सही है। आप बहुत अच्छे से रेडी होके घूम रहे हो तो भी सही है। अब एक शादी में गए और अगर लोअर टी शर्ट पहन के चले गए तो कैसा लगेगा बताइए? सब बोलेगा अरे क्या इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, बोलेगा ना। आप ऐसे चले गए, मान लीजिए कोई लड़का है वो चला गया शॉर्ट्स में, लड़कियां चली गई लोअर टी शर्ट में, तो बोलेगा क्या भाई तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम शादी में आए हो। तो शादी में आते तो कैसे आते, सज सवर के आते, ताकि शादी का माहौल अच्छा हो। इसी तरह जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, वो सोचिए शादी पे आया, वो बड़ा सजना चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, सज के वो केमिकल इक्वेशन के रूप में आएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप उसको बैलेंस करेंगे कि नहीं भाई हम दोनों तरफ बैलेंस, हम अनबैलेंस चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते, हम बैलेंस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग करते, फिर उसको आप इंफॉर्मेशन देते, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ये एक्वस स्टेट में, ये गैसेस स्टेट में, ये देते हैं। अब और चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको पता है क्या क्या और इंफॉर्मेशन देते हैं? तो ये आते हैं आगे बेटा, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज। क्या हम देख रहे हैं कि हीट चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है, तो आप बताएंगे कि आप उस पर हीट दे रहे हैं कि उससे हीट रिलीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में यहाँ पे क्या बनाता है बेटा, हीट, साथ में यहाँ पे हीट। तो इस हीट के बदले आप चाहे तो यहाँ पे हीट एनर्जी लिखिए या सिंपल एनर्जी लिखिए, ये आपका मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। ये तो पहले बैलेंस है तो इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो C प्लस O2 CO2 बन रहा है। अब ये C को यहाँ पे आप S देंगे, ये मोर इंफॉर्मेटिव, ये G देंगे, ये CO2 G देंगे, और यहाँ पे आप दे देंगे प्लस हीट। यानी इसको मोर इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, ये रिएक्ट करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बनाएगा बेटा, हीट। समझ रहे बात को? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया मोर इंफॉर्मेटिव देना। आपने इसमें इंडिकेट किया कि हीट चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले तो आपने क्या कहा कि नहीं कौन से स्टेट में है उस स्टेट को लिखेंगे। अब आप कह रहे हो और अच्छा चीज करते, मैम इसको हम हीट चेंज भी दे देते। अगर क्या आपने C प्लस O2 और CO2 लिखा तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा गलत। आपका ये भी इक्वेशन सही है, लेकिन इस इक्वेशन को और अच्छा बनाने के लिए, मतलब शादी में जाने के लिए एकदम तैयार होने के लिए, ये हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना, है ना। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, हीट चेंज को आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने बोला नेचुरल गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, साथ में क्या होता है बेटा, एनर्जी। यानी एनर्जी लिखा है तो भी समझ जाइए हीट। यानी अब ये देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जहां पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो आप बता रहे हैं। ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, बैलेंस के साथ आप उसके स्टेट को भी दिखाएंगे कि ये कौन से स्टेट में है, ये आपका क्या हीट रिलीज कर रहा है। ऐसे N2 प्लस O2 प्लस हीट 2NO बना रहा है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये जो हमारा सिचुएशन है, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है, ये तब रिएक्ट करेगा जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये आपको बनाएगा 2NO। बैलेंस तो है, ये बैलेंसिंग है, और साथ में आपने हीट दिया है। अब इसके बदले एक चीज और आपको पता है बेटा क्या करते हैं, जब आप लिखेंगे ऐसे N2, पेन चेंज कर लेती हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, एक मिनट, N2 प्लस O2, और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डेल्टा का साइन दिया, ये भी हीट का साइन है, यानी कि आपको हीट जरूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए। और ये बना रहा है 2NO प्लस क्या बना रहा है, 2NO बना रहा है, क्योंकि हीट तो आपने इधर दिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगा बेटा, इसको कहते हैं
इंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हीट ले रहा है, वो अंदर की तरफ ले रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या था, ये दोनों रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ हीट रिलीज हो रहा है और यहाँ पे हीट क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ले रहा है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से आप हीट चेंज को भी इंडिकेट करते हैं। नाउ और कुछ इंडिकेट करना होता है क्या, तो देख लेते हैं। हाँ, इंडिकेट करना होता है, क्या क्या इंडिकेट करना होता है बेटा, एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो है कैटलिस्ट। अब मैम ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट तो नहीं करता है, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, या कुछ टाइम में ऐसा होता है कैटलिस्ट के कारण ही रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। अब ये कैटलिस्ट क्या क्या है, ये हीट हो सकते हैं, ये मतलब टेम्परेचर हो सकते हैं, ये आपको एटमॉस्फेयर हो सकते हैं, मतलब प्रेशर हो सकते हैं, आप कितना प्रेशर डालोगे, कितना प्रेशर लगाओगे कि वो रिएक्शन होगा। इसके अलावा आप जैसे आप मान लो कि बचपन से पढ़े हो कि जो ये हमारे फोटोसिंथेसिस, मतलब हमारे पेड़ पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, हम जानते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। अब ये 6CO2 + 12H2O क्या बनता है, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो खैर आपको आना ही आना चाहिए। नहीं आता है तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या बोला बेटा कि ये जो है 6CO2 12H2O C6H12O6 6O2 और 6H2O, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये बचपन से पढ़े हैं। तो यहाँ पे किसका प्रेजेंस जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये आपने इसका इंफॉर्मेशन दिखाया कि यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है बेटा, CHL क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एब्सेंट में ये रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। अगर बताइए कि पेड़ पौधा है, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा मैम। तो क्या होगा कि ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है, बट रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, मतलब उसके कारण रिएक्शन हो रहा है। और क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि पोटेशियम क्लोरेट ये टूट रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, लेकिन यहाँ पे मैंने ये साइन दिया, डेल्टा का साइन, ये मैंने बताया था ना अभी, हीट का साइन है, यानी कि यहाँ पे जब आप हीट देंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब आप बताइए, अब एक चीज आपको मैं बताया ना कि मैं आपको डेली लाइफ और आपसे जुड़ी हुई चीजों से ये बताऊंगी, कैटलिस्ट क्या होता है। मैम ना बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अब आप समझ जाएंगे कैसे। पढ़ना है आपको, आप बोर्ड में हो, आप 10th में हो, आपको बोर्ड करना है, तो पढ़ना तो आप ही को है, आपको पता है। अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ बेटा आप बोर्ड में आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये हम दोनों काम कर रहे हैं। अब आप अपने मम्मी पापा पे चले जाइए, मम्मी पापा बोलेंगे तुम्हारा बोर्ड है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ो, थप्पड़ लगाऊंगी, तुमको पढ़ो। और कभी कभी वो ये भी बोलते हैं अगर तुम्हारा बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए बेटा तो मैं तुम्हें ये दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगी, या तुम अच्छा कर लोगे तो तुम जो बोलोगे ये हम घूमने चलेंगे। कभी कभी मैं भी अपनी बेटी को बोलती हूँ तुम अच्छा करोगी, अगर क्लास में फर्स्ट करोगी तभी तुम्हें ट्रिप पर भेजूंगी। तो ये सब क्या है, वहां पे मैं पढ़ने में उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, आपके मम्मी पापा पढ़ाई में कोई आप उनका योगदान नहीं है, बल्कि वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। मतलब आपके पढ़ाई के रेट को, आपका जो रिएक्शन रेट, अब आपको लगेगा नहीं मुझे तो पढ़ना है क्योंकि अब मैं पढ़ूंगी तभी मुझे ये मिलेगा, तो आपके पढ़ने का रेट क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो ये आपके मम्मी पापा क्या काम किए, कैटलिस्ट की तरह, वो आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, मतलब वो पढ़ नहीं देंगे आपके बदले। मान लीजिए वो आपके बदले पढ़ भी देंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको है ना, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठना है, लेकिन वो किसकी तरह काम करे, कैटलिस्ट की तरह। तो जो हमारे मम्मी पापा काम करते हैं बेटा, वो काम कौन करता है, वो कैटलिस्ट का काम होता है। वो किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, उनके कारण ही रिएक्शन का रेट या तो बढ़ता है, या इतना बढ़ने वाला रिएक्शन रेट है तो वो उसको घटाता है ताकि बैलेंस रहे। समझ रहे बात को। तो कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा हमारा बेटा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं।
अगर अनबैलेंस, पहले तो समझेंगे कि बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है। बैलेंस है तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस के बाद उसको कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को लिख करके, उसके आप कैटलिस्ट को लिख करके आप उसके बारे में और क्या बता सकते हैं बेटा कि वो हीट चेंज क्या कर रहा है, मतलब वो इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, तभी तो पता चलेगा ना। आप अगर रिएक्टेंट साइड में हीट देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम ये तो इंडोथर्मिक है, मैम ने मेरी बताया था, मेरी मैम ने बताया था कि अगर ये हीट क्या होगा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा यानी कि रिएक्टेंट के साइड में रहेगा तो ये इंडोथर्मिक रहेगा, और जब हीट रिलीज हो रहा है यानी कि प्रोडक्ट के साइड में रहेगा तो एक्सोथर्मिक होगा। ये भी आपको बता रहा है, कैसे बता रहा है, तो रिएक्शन के में जब आप किधर देख रहे हैं हीट लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया ना, आप देखते ही बता देंगे। या क्या किया जाएगा बेटा, आपका जो एरो का जो आपका चिन्ह रहता है, एरो जो साइन रहता है उस पर आपको डेल्टा का साइन दे देगा, तो अभी भी आप समझ जाइए कि यहाँ पे हीट का काम है। एक चीज और बेटा, यहाँ पे एक रिएक्शन देखिए, ये मैंने बोला कि CO + H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, CH3OH अल्कोहल बनाता है। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर ये चीज ना हो, 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब क्या ये बताइए कि ये 340 एटमॉस्फेयर क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, बल्कि ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, इसके रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है ताकि रिएक्शन हो सके और ये अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल बन सके। ठीक है, तो मिथेनॉल बन सके, या तो इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कहते हैं, OH है अल्कोहल है, अल्कोहल बनता है। तो ये चीज आपको देखना होगा बेटा कि कैसे आपका केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आई होप कि बेटा आज का जो आपका क्लास था ये बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसके बारे में जितना मुझे लगता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो को देख सके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। मेरा बस एक ही फंडा है, मेरे बच्चों का क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टिल देन बेटा बाय बाय। मैं आपके लिए फिर लेके आऊंगी केमिकल अनबैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बताया, मैं एक सीरीज लेके आऊंगी जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में जिस जिस तरह के केमिकल इक्वेशन पूछते हैं उसको कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको एक बैलेंसिंग का पूरा 5-6 केमिकल रिएक्शन ऐसे जो हर बार वो कहने का मतलब कभी ये वाला इक्वेशन कभी एक इक्वेशन आ जाता है बैलेंस करने के लिए, उन सारे केमिकल इक्वेशन को मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी बैलेंसिंग करना, ताकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको कुछ भी नहीं करना, आप देखेंगे बोले अच्छा ये तो मेरी मैम ने सिखाया तो मैं तो 2 मिनट में कर दूंगी। तो बेटा मैं आपके कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर कराते रहूंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो तब तक के लिए बेटा बाय बाय। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय बच्चों।